चलिए भाई, कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोगों ने, इनको डिस्कस कर लेते हैं। 10 तक कर दिए थे। लो भाई, इसके आगे क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, बताओ डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, लाओ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 11 में ऋषभ क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा बताना। एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, तो एक कैनाल है, कैनाल मतलब एक तरीके की एक नहर है। ठीक है, और उसके बैंक पे, बैंक मतलब उसके किनारे पर एक वर्टिकली टावर स्टैंड है। तो वर्टिकली टावर खड़ा है इस तरीके से। ओके, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और इस बैंक के बिल्कुल अपोजिट वाले बैंक के ऊपर एक पॉइंट है, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर के टॉप का। तो इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। 30 डिग्री का नहीं नहीं, 60 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तुम लोग। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब 20 मीटर इससे दूर एक और पॉइंट है, तो 20 मीटर हम दूर चले गए। ओके, और वहां से एक और बार, अच्छा कितना दूर आना है हम लोग, 20 मीटर। 20 मीटर, तो हम लोग 20 मीटर और दूर आए, और यहां से हम दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं टावर के टॉप का, और अब जो है वो है 30 डिग्री। और ये कितनी दूरी है, 20 मीटर। से लेट इट बी ए, दिस गोना बी बी, ये सी है, और ये आपके पास डी है। और देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपसे टावर की हाइट पूछी गई है, और इस कैनाल की चौड़ाई पूछी गई है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक्स बना देता हूँ और इसको एच। अच्छा, कौन सा टाइप है, एनी आइडिया। छोटे वाले ट्राइंगल में दो वेरिएबल मिसिंग है, बड़े वाले ट्राइंगल में अगेन दो वेरिएबल मिसिंग है। सो दिस इज टाइप थर्ड। ठीक है, किस तरीके से करते थे, पहले दोनों ट्राइंगलों में जाते हैं, फिर तो इन ट्राइंगल बी सी डी, और दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए सी डी। हाँ भाई, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, बी सी डी में 10, तो 10 60। ठीक है, आगे यार, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल बी सी डी, तो आपके पास 10 60 है। 10 60 कितना हो जाएगा भाई, सी डी अपॉन में बी सी। 10 60 की वैल्यू √3। सी डी कितना है इसमें, एच। बी सी कितना है, ठीक है, दूसरे वाले को और कर लेते हैं। ए सी डी में बताओ भाई, 10 30 कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन में ए सी। 10 30 की वैल्यू, डी सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू। अगर हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 20 + x = में √3h। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो है √3x = h। अब आप बताइए किस में से सब्स्टिट्यूशन करना आसान होगा। फर्स्ट वाले में h =√3x लिखा ही हुआ है ना, तो हम फटाफट इससे ही प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट h =√3x इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + x = में √3, और h की जगह हम क्या लिखेंगे, √3x। सही है, क्लियर है। अब बता दो कितना हो जाएगा भाई, 20 + x = अब क्या करेंगे ऋषभ, ये गलती आप ऋषभ आप कर रहे हो लगातार, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सॉल्व करेंगे आप? एक्स की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है, तो सारे एक्सों को एक तरफ कर दीजिए। तो हमारे पास 3x है, उस x को भी इधर ही भेज देते हैं। तो यहाँ 20 है, यहाँ हो जाएगा 3x - x। 3x - x कितना,
इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 10। अब एक्स की वैल्यू 10 है तो इसमें प्लेस कर दीजिए पुट 10 एक्स इक्वल टू 10 इसके अंदर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 10 रूट 3 इंटू में 10 एंड दिस गोना बी 10 रूट। सही है, एच भी निकल गया, एक्स भी निकल गया, बस हैंस और हैंस क्लियर कर देते हैं। हैंस हाइट ऑफ हाइट ऑफ कैनाल, हाइट ऑफ टावर सॉरी एंड विड्थ ऑफ कैनाल, हाइट ऑफ टावर उसको कौन रिप्रेजेंट करा था एच, तो 10 रूट 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल कितना 10, बस 10। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दो भाई, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ऋषभ पढ़ेगा। ऋषभ आप भी थोड़े से पढ़े लिखे ऐसे लग रहे हो, पढ़ो। मतलब उसके टॉप से। ठीक है भाई, तो एक 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग देख लेते हैं और उसके टॉप पर बिठा देते हैं किसी को। हाँ जी, बढ़िया स्टोरी में। तो एक केबल टावर है और इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है? अब आप बताओ, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए हॉरिजॉन्टल, तभी तो बात बनेगी। और कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। चलो ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये डी है और ये ई है। कितने कितनी ऊंची बिल्डिंग थी? 7 मीटर। 7 मीटर, चलो। अच्छा ये बताओ, इसमें टावर की हाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? ई सी, बहुत बढ़िया। और बिल्डिंग की हाइट? एक, ठीक, चलो ठीक है। अच्छा टावर और बिल्डिंग के बीच में दूरी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Good. हाँ अब पढ़ो। तो एक 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग के टॉप से हम एक टावर के टॉप को रिप्रेजेंट, टावर को टॉप को देख रहे हैं और कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं? 60 डिग्री का। हाँ जी आगे। तो अगर हम इस पॉइंट से टावर के फुट को देखते हैं, फुट मैंने बताया था पाँव, फुट मतलब पाँव, टावर का पाँव, तो टावर का पाँव कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी पॉइंट। तो अगर हम इस ए से किसको देखते हैं? सी को, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितने का है? तो ये हो जाएगा आपके पास 45। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ है? तो नीचे नहीं बनेगा, यहाँ पर। यही लॉजिक्स है और यही गलतियां आप करते हैं, नीचे वाले के साथ बना दो। आपको देखना है बंदा बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, उसका हॉरिजॉन्टल सामने है, नजर नीचे है, तो नजर और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनता है एंगल। समझ में आया? अब अल्टरनेट इंटीरियर से मैंने कहा था इसको भी बना देना, है ना, कहा था ना मैंने? तो 45 तुरंत ऑन द स्पॉट वही बनाना है। पर अल्टरनेट तो उसमें होती है पैरेलल लाइन में, तो हाँ तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो है भाई। खुद सोचिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक की रिप्रेजेंटेटिव तो कर रहा है, तो जो काम बीसी कर रहा है वही काम कौन कर रहा है? एडी। और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों पर जितने भी परपेंडिकुलर सेटअप होते हैं वो हमेशा आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये कंसेप्ट है, एक प्रॉपर्टी है कि दो परपेंडिकुलर लाइनों या दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन सेटअप होती हैं वो हमेशा आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। तो ऑब्वियस बात है एडी और बीसी आपस में कैसी है? पैरेलल। हालांकि इस चीज को दिखाने के लिए आप एरोज का रिप्रेजेंट
कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम में आप ऐसे दिखा दो। भैया इसको लिखने की जरूरत है? नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, चलिए चिंता मत करो। और बताइए इसके अलावा। ठीक है, तो 45 लेकिन आपको तुरंत बनाना है। अगर भैया हम मान लो इसको ना बनाएं, इसी को बना दे डायरेक्ट, तो गलत है? हाँ तो गलत है। क्वेश्चन में आपको डिप्रेशन बोला गया है तो पहले डिप्रेशन दिखेगा, फिर अल्टरनेट इंटीरियर से आप उसको सीधा करो। क्या जी? नहीं, नीचे भी बनाना पड़ेगा वरना वो आपके ट्राइंगल सही नहीं बैठेंगे। मैंने आपसे कहा था उन ट्राइंगलों में जाते हैं जो राइट एंगल होते हैं, ठीक है, और सीधे भी होने चाहिए। हालांकि सीधे में जाना ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आप सीधे ट्राइंगल में डील करें तो ज्यादा सही है। तो आप बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं वैसे? वैसे तो देखो तीन है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये भी है। तो इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है, बट मैंने आपको रूल बताया हुआ है। क्या है हमारा रूल? कि हम सीधे ट्राइंगलों में बात करेंगे इससे। तो सीधे राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? AD और एक तो ए डी ई है और एक ए बी सी है। ध्यान रखिएगा उन साइडों को जरूर अल्फाबेट दिया करो जो दोनों ट्राइंगलों में आ रही है। तो मेरे ख्याल से ए डी और बी सी सेम चीज ही है, तो एक काम करते हैं इसको एक्स बना लेते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा? एक्स। सही है। अच्छा ये 7 है, तो यार डी सी कितना होगा? 7। सही है ना? मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो पूरा ई सी निकालना पड़ेगा। इस वाले ट्राइंगल में ये वाली चीज भी नहीं पता है आपको, तो आप एक काम करिए, इसको क्या मानिए? एच। और जो हाइट ऑफ द टावर होगी मेरे लिए, वो कितनी होगी? एच प्लस। ठीक है, तो मतलब कायदे से मुझे पहले तो एक्स भी जरूरत है, और मुझे मतलब मुझे तो 7 निकाल, मुझे तो एच निकालना है। अच्छा कितने ट्राइंगल्स हैं? तो कितने वेरिएबल में से हैं? कौन सा वाला टाइप? दो है ना, एक्स और एच। अब आप ये बताइए कौन सा वाला टाइप है? सेकंड है कि थर्ड है? छोटे वाले में नीचे वाला जो ट्राइंगल उसमें कितने वेरिएबल मिसिंग है? ऊपर वाले में कितने हैं? तो टाइप 2 है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। हमें ADC की जरूरत नहीं। एडीसी ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल है, उसकी जरूरत नहीं है। सीधे राइट एंगल ट्राइंगलों पर फोकस करें। हालांकि कभी कभी हम केस स्टडी में उल्टे ट्राइंगलों में भी जाते हैं, वो हम करेंगे, उन चीजों को करेंगे, लेकिन पहले हम एक बेस बना रहे हैं अपना कि हाँ ऐसे करते हैं। फिर धीरे धीरे उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तगड़े क्वेश्चन हैं, उनको भी करेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा कंसेप्ट समझिए, सीधे राइट एंगल ट्राइंगलों में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल ए डी बी। हाँ भाई एबीसी में पहुंच गए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? 10 40। मैंने बताया था 95% केसेस में 10 ही लगता है। कुछ 5% अलग होते हैं जिसमें वो लेंथ ऑफ द स्लाइड बतानी थी, वो ट्री की लेंथ बतानी थी, उनमें आपने साइन भी लगाया था स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ना। पर ज्यादातर क्वेश्चनों में लगभग 10 ही चलता है, और जो टाइप 2 और टाइप 3 के हैं उनमें तो 10 काफी चलता है। चलिए 1045 किसके बराबर है? 1। ए बी अपॉन में बी सी। 1045 वैसे किसके बराबर है? 1 के। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए बी है 7 और बी सी है x। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे कौन सा है भाई? 1060। तो 1060 कितना हो जाएगा बताइए? ED अपॉन AD। ईडी अपॉन में एडी। तो 1060 ईडी एच एडी। ठीक है, अब आप बताइए कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू सिंपली वैसे ही जाएगी, और यहाँ पर आपके पास पुट, और पहले सही से कर लेते हैं उसको। √3x इक्वल टू मैं एच, अब इसमें पुट कर देते, पुट x इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 7√3 इक्वल टू एच। ये एच भी निकला है, एच और एक्स दोनों निकल गए। अब जो जो पूछा है उस पर बात कर दीजिए। हाँ भाई हाइट पूछी मेरे ख्याल से, हाइट कितनी हो जाएगी? 7√3। हाइट ऑफ टावर, तो ये हो जाएगा
h प्लस 7, h की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस 7, यहाँ पे आप 7 कॉमन निकाल लोगे, दिस गोना बी √3 प्लस 5, इतना आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ दो भाई कोई। नवीन आप बताएंगे स्टोरी क्वेश्चन नंबर 13। Is observed on the top of 75 lighthouse from a sea level. क्या मतलब है इसका? एक भैया 75 मीटर का लाइट हाउस ऑब्जर्व किया गया। बहुत बढ़िया, तो एक 75 मीटर का एक लाइट हाउस बना लेते हैं पहले तो। 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, हाँ, उसके टॉप से एक एनालाइज किया जा रहा है, एक चीज क्या एनालाइज कर रहे हैं, Sea level. एक सी लेवल को हम देख रहे हैं। ठीक है, The angles of equation of conflicts are 30 and 45. देखो वैसे मैं थोड़ा सा आपको लाइट हाउस के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो जो लाइट हाउस होता है ना, वो समंदर के मतलब कॉर्नर पे लगभग इस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद वो उसका रीजन क्या है वो सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि शिप को वो रास्ता दिखाता है, वो एक वार्निंग सिग्नल होता है शिप के लिए। वो दो चीजें बताता है, पहला इस तरफ किनारा है, एक तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है लाइट हाउस। वो नॉर्मली ऐसा नहीं कि समंदर के अंदर होता है, वो कॉर्नर पे होता है समंदर, लैंड पे, जमीन, वहां से वो समंदर के अंदर लाइट फेंकता है। उसका दो रीजन होते हैं, दो तरीके की लाइट रिप्रेजेंट होती है, एक व्हाइट और एक रेड। ठीक है, रेड राइट का मतलब होता है कि यहां मत आओ, यहां पर पत्थर ऊपर है, पत्थर है यहाँ पर, मतलब समंदर गहरा नहीं है। बड़े शिप जो होते हैं वो कभी भी कॉर्नर पे नहीं आते, जमीन पे। ठीक है, कुछ चीजें आपको शिप्स के बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात, बड़े शिप्स कभी भी कॉर्नर पे नहीं आते। बड़े शिप्स अगर फंस गए मान लो पत्थरों में, अब उनको निकालने के लिए आप नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि नीचे क्या है, समंदर है। तो इसीलिए लाइट हाउस लगाए जाते हैं कि यहाँ मत आइए, यहाँ पर पानी इतना गहरा नहीं है, शिप फंस जाएगा। ये लाइट हाउस का काम है। ठीक है, दूसरा लाइट दो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर मतलब जमीन है। ठीक है, तो आप दूर पार्क करते हैं बड़े शिप्स को हमेशा, और छोटे छोटे शिप्स फिर भेजे जाते हैं, और उन बड़े शिप से सामान उतरकर उन छोटे शिप्स तक आता है, छोटे शिप्स के थ्रू वहां तक आता है। ये होता है तरीका। ठीक है, और एक और भी तरीका है आजकल, वो बड़ा पॉपुलर है। तो उसमें क्या करते हैं, वो प्रॉपर एक रोड सी या बनाते हुए ले जाते हैं वहां तक, अंदर समंदर तक, जहाँ तक बड़े शिप तक मामला पहुंच जाए, फिर अपनी क्रेन व्रेन से उसको उतार के सामान को लेके जाए। एक तरीका वो भी होता है। चलो ठीक, तो ये लाइट हाउस है, तो ये इंडिकेट कर रही है दो शिप्स को, है ना, मेरे ख्याल से क्या हो रहा है बताओ। दो शिफ्ट पॉइंट इंडिकेट करती है, एक 30 मीटर का लाइट हाउस। 75 मीटर का लाइट हाउस बना दिया, आगे। सी लेवल पर दो शिफ्ट है, तो जब हम इसके ऊपर से देखते हैं इसको, इसको अच्छा जी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो हवा में चली जाएगी शिप, नीचे देखिए ना लाइट हाउस है, हाँ जी। तो शिप्स एक दूसरे के पीछे हैं जहां तक मुझे पता है स्टोरी में, है ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, तो जो नजदीक वाला है उसके साथ 30 बनाएंगे कि 45 बनाएंगे। मैंने बताया था शिप जितना नजदीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितना दूर है उतना कम होगा। अच्छा, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए किस चीज का ध्यान रखना था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जरूर बनाइए। पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बना दीजिए चल जाएगा। और पहले वाले शिप तक गए तो भाई ये होगा आपके पास 45, है ना। और जो दूसरा वाला है वो कितने का होगा, 30 का। अब तुरंत अल्टरनेट इंटीरियर से बना लीजिए, ये कितना बन जाएगा 30, और ये कितना बन जाएगा। अगर आपने ये डायरेक्ट बनाया ये नहीं बनाया तो प्रॉब्लम है, नंबर कटेगा, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए कहना नहीं। तो डिप्रेशंस बनाने के बाद अल्टरनेट इंटीरियर से उनको सीधा करते हैं, ये आपका काम होता है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा शायद दोनों शिपों के बीच में गैप कितना है ना। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है, इस वाले को मान लीजिए वाई। कितने ट्राइंगल्स हैं, दो, दो, सही है। कितने वेरिएबल्स हैं, दो। कौन सा वाला टाइप है, या तो टाइप 2 है या तो टाइप 3 है। मेरे ख्याल से तो टाइप 2 है, एक ट्राइंगल में एक ही दोनों इसमें टाइप टू। टाइप 2 है। छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल है, दो, एक एक एक, एक ही तो है, वाई तो है। बड़े वाले में कितने हैं, दो, एक्स और वाई दोनों हैं।
तो कौन सा टाइप? सेकंड टाइप। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको निपटा देते हैं क्वेश्चन को। बताओ भाई, पहले कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर इन ट्रायंगल ए बी डी। आपने चीज गौर करी है, हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने जा रहे हैं चैप्टर को, और 3 ही तरीके के सवाल मिले हैं, और उन्हीं में से ही पूरा चैप्टर हो गया। लेकिन मानो बोर्ड के एग्जाम में इसी तरीके, बोर्ड के एग्जाम में भी इससे ऊपर आया नहीं है। ठीक है, हालांकि हम थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले इसको कर लीजिए इनिशियल लेवल। चलिए, तो ए बी सी में है, तो आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है? 10, 45। हाँ जी, ए बी अपॉन में बी सी, और यहाँ पर भी बना ही लेते हैं 10, 30, कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी डी, डी डी। 10, 30 की वैल्यू रूट 1/रूट 1/रूट, ए बी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, जो भी आपको। हाँ, 10, 45, 1। ए बी 75 डी सी, क्या करें? वाई इक्वल टू, इसको निकाल लिया हमने पहले, फिर इसमें प्लेस करें, पहले इसको पहले अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अब आप पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 75, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, x को अकेला कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 75√3 माइनस 75 आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस, यह x की वैल्यू। अब आपसे डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स पूछा, मेरे ख्याल से वो x ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आप हैंस लिखोगे, हैंस डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना है? 75 हाँ, मतलब 75√3 माइनस 1 मीटर, दिस आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखो, ध्यान रखिएगा, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, फिर अगर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर मैथ्स का इशू है, फिर ये बेसिक मैथ्स का, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो तो बस डायग्राम तक है और इक्वेशन तक है, उसके बाद सिंपल इक्वेशन है, फिर वो सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ भाई, पढ़िए भाई, दिया, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा? मीनिंग? एक 1.2 मीटर हाइट है उस लड़की की, उसको एक बलून। और एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो एक बलून को स्पॉट करती है। हाँ, बलून को स्पॉट करने भाई, ठीक है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन पर? 60 डिग्री पर। तो भाई पहले तो आप इसका हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल बना दिए, और कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। उस बलून की हाइट कितनी है? 88.2। चलो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सी पॉइंट बना लेते हैं, इसको डी पॉइंट बना लेते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है? After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. भाई कुछ टाइम के बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 से 30 हो जाता है, तो बलून दूर गया कि नजदीक आया? दूर गया। अच्छा, अगर 30 से 60 होता तो पास हो जाएगा। तो पास होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक है। तो जब बलून दूर चला गया, तो अब जब वो लड़की नोटिस कर रही है उस चीज को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का पा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये ई है, और यहाँ से जो हाइट है बलून की रिड्यूस नहीं हुई है, तो मतलब बलून की टोटल हाइट अभी भी कितनी बरकरार है? 88.2 मीटर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ये वाली जो हाइट है ये 1.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं एफ, इसको हम दे देते हैं जी। अच्छा, ये वाली हाइट कितनी रहेगी? 87 कितनी रहेगी? 88.2 में से अगर 1.2 माइनस हो जाए तो 87। अच्छा, मैंने ये 87 मीटर क्यों निकाला, कोई आइडिया दे सकता है? क्योंकि मैं ट्राइंगलों में डील करने वाला हूँ, मैं ट्राइंगलों में डील करने वाला हूँ, तो मुझे इतनी हाइट चाहिए बस ट्राइंगल के लिए, पूरी नहीं, पूरी हाइट ट्राइंगल की हाइट नहीं है, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए बस खाली। ठीक है, तो ई एफ जी, और इसको बना लेते हैं एच।
अब आप बताइए आपके ट्राइंगल जो है वो कौन कौन से? ACH और AEG। ए ई जे। हमें ट्राइंगल देखो, अल्फाबेट्स देने में कभी भी कटौती ना करें। अल्फाबेट्स दें, आपके प्रॉपर ट्राइंगल आपको दिखने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस जगह आप पॉइंट ही ना दें। ठीक है, डायग्राम बनाने से आएंगे, बार बार बनाओगे ना तब आएगा। प्रॉपर इन ट्राइंगल लिखो, प्रॉपर इक्वेशन तक पहुंचाओ, बेशक इक्वेशन सॉल्व मत करो, इक्वेशन तक तो पहुंचाओ, यही इसकी प्रैक्टिस। चले, अब आप थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। अच्छा, मैं निकालना क्या, कितना बलून ट्रेवल कर गया, शायद ये पूछा होगा। हाँ, तो अब आप बताओ बलून कितना ट्रेवल कर गया, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? HG। ये एच जी ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब मेरे को इसको एक अल्फाबेट बनाना पड़ेगा, ये एक्स बना लेते हैं, इस वाले को क्या बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं। ये 87 है ही, तो यार ये भी कितना है आपके पास कायदे से 80। सही है, जितना चाहिए इंफॉर्मेशन बनाइए, डायग्राम सुंदर होना चाहिए। डायग्राम वाहियात बनेगा, डायग्राम इलॉजिकल बनाओगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से ट्राइंगल में जाएंगे इन ट्राइंगल? ACH। ए सी एच, और दूसरा इन ट्राइंगल ए ई। हाँ जी, ए सी एच में कौन सा भाई? 10 कॉस, क्यों? मैं ये वाई और 87 में डील कर रहे हैं, तो 10 60। हाँ भाई, तो सी एच और अपॉन में ए एच, 10 60 कितना हो जाएगा? सी एच ए एच। दूसरे वाले ट्राइंगल की और बात कर लेते हैं, 10 30। हाँ भाई, 10 30 कितना है? मतलब वो बताओ। AE। ए ई नहीं, EG। ई जी अपॉन में AG। 10 30 कितना होता है? 1/। ई जी कितना है? 8। ई जी कितना है? अच्छा, कौन सा टाइप है? 1 सेकंड। ये तुम थर्ड टाइप सेकंड टाइप, दो ही तो टाइप में भी दिक्कतें आ रही है तुम्हें। सेकंड है, पहले वाले में एक इक्वेशन है, दूसरे वाले में तो एक वेरिएबल है, दूसरे वाले में दो वेरिएबल है, तो दोनों में दो दो होते हैं, तो टाइप 3 बन जाता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस केस में? y की प्रॉपर वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन में, फिर क्या करेंगे हम इसको रेस्ट लगा, तो यहाँ पर 87 अपॉन में √3 इंटू में √3 ऊपर और √3, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 87 √3 अपॉन में 3। 3 से आप इसको कट करेंगे, 3 to the 6 9 27, तो दिस इज गोना बी 29 √3। ये y है, तो वाई को भी हम यहाँ प्लेस करेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन अच्छे से लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। ठीक है, अब हम इसमें पुट करें, पुट y इक्वल टू 29 √3, ऐसा प्लेस कर दिया हमने, तो x प्लस 29 √3 इक्वल टू 87 √3। x को अकेला किया, 87 √3 माइनस 29 √3, 87 माइनस 29 √3 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 58 √3। ये एक्स निकला। अब आपसे तो मेरे ख्याल से वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही पूछा था, और जो कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है शायद, तो आप लिखोगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 58 √3। आया समझ में? सिंपल है। चलिए, एक क्वेश्चन और रह गया हमारे पास, लास्ट वाला, उसको और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 मजेदार स्टोरी है अपने आप में, और आने की संभावना है इस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे टफ बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको एक्चुअली इसका ना अलग वेरिएंट पूछते हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट इसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टोरी कोई आइडिया दो, दक्ष बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टोरी क्या है? ये स्टोरी लगभग आपके आपकी स्टोरी से काफी मिलती है, लाइक इस क्वेश्चन की स्टोरी हमारी स्टोरी सबकी। पढ़ो। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, वो टावर के फुट तक जा रहा है या टावर के फुट से जा रहा है? लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब उसका फाइनल डेस्टिनेशन टावर का फुट है, ये है इसका मतलब वो टावर के फुट तक जाएगा। कौन? हाईवे। मतलब एक हाईवे है और वो लास्ट कहाँ पे जाके लगेगा? एक टावर के फुट पे। चलो ठीक है, हाँ जी। एक बंदा है उस टावर के टॉप पर है एंड और चीजें नोटिस कर रहा है। ठीक है, टावर बना लेते हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी, और ये सी है। हाँ जी, आगे क्या हुआ? बहुत बढ़िया। वो ए से जब इस रोड पे देखता है तो वो एनालाइज करता है कि कार दिखती है उसको, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट करता है कितने डिग्री का? तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल आपको बनाना पड़ेगा, और कितने डिग्री का? 30 डिग्री। हाँ, इसके बाद ये कार जो है धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है? टावर के फुट तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये कार आगे बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, और यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब लगातार स्पीड से ये आगे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, एक जैसा। ड्रेस में जब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म तो एक जैसा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ जी। 6 सेकंड बाद वो बंदा दोबारा देखता है कार को, मतलब इट्स लाइक दैट कि भाई पहले वो देख रहा था, अच्छा बड़ी बढ़िया कार आ रही है, फिर वो इधर उधर नजर मारी, बोला अरे ये तो यहाँ तक आ गई यार। तो मैं जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग भी कहीं बाहर छत पे खड़े हैं अपने, देख रहे हैं कि हाँ भाई एक प्लेन जा रहा है, अच्छा और ये तो अब यहाँ तक आ गया यार। तो ऐसे एक कार नोटिस करी, 6 सेकंड लगे उस कार को और आगे आ गई, वो मान लीजिए डी पॉइंट तक आ गई। और जब दोबारा नोट डाउन किया गया तो पाया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो चुका है? 60 डिग्री, क्योंकि कार नजदीक आ गई है। तो अल्टरनेट इंटीरियर से इसको क्या बना लीजिए? 30, और इसको क्या बना लीजिए? 60। सही है ना? अच्छा जी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का लगा है। सही है? हाँ जी, अब बताइए क्या पूछा है? अब आपसे टाइम पूछा गया है, यहां से यहां तक जाने का आपसे टाइम पूछा गया है कि यही कार अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो ये कितने टाइम में बी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा, 6, और डी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सोच के बोलो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टाइम निकालना कौन सा है? डी से बी तक का टाइम निकालना है ना। तो कायदे से मुझे डी से बी तक का पहले क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस। क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस। सही है। और कार की स्पीड भी पता होनी चाहिए। सही है। कार की क्या पता होनी चाहिए? स्पीड। फिर टाइम का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और टाइम निकाल कर लेकर आ जाऊंगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि एक तो डी से बी की लेंथ चाहिए मुझे, और मुझे साथ में क्या चाहिए? स्पीड और चाहिए। बस लेंथ बता दीजिए, स्पीड बता दीजिए, मैं अपना काम कर दूंगा। ये हमारा टास्क। ठीक है, इसके अलावा और कुछ दिया है? नहीं। बाकी इसके अलावा इसमें और कुछ मेंशन है नहीं। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई है आपके सामने पहली बार, एंगलों के अलावा कोई साइड की प्रॉपर लेंथ आपको दी नहीं है, जो कि आज से पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए क्वेश्चन लास्ट। अच्छा जी, अब अगर अपनी मर्जी से अगर अल्फाबेट दूं भी, तो मान लीजिए जैसे मैं इसको एच बोल दूं, हाइट ऑफ द टावर है, इसको मान लीजिए मैं एक्स बोल दूं, और इसको मान लीजिए मैं क्या, वाई बोल दूं, तो आप खुद गौर करिए कितने ट्राइंगल हैं? दो। और कितने वेरिएबल्स हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि कितने वेरिएबल्स हैं? 3। टाइप 3 भी नहीं है, ये टाइप 3 भी नहीं है, ये टाइप 2 भी नहीं है, टाइप 1 भी नहीं, ये अलग केस है कुछ। ठीक है, अब इस अलग केस को कैसे करेंगे वो चीज आपको ध्यान रखनी है। लॉजिक है इसमें प्रॉपर। देखो करने को ना मैं इसको सिमिलैरिटी से भी कर दूंगा और बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन ना वो कंसेप्ट नहीं बनाएगा। दिक्कत ये है।
तो मैं आपका कंसेप्ट बनाते हुए आप जिसमें राजी हो उसी की बात करेंगे। मुझे एक बात है, टाइम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्टेंस और स्पीड। मतलब हमारे जो मेन उद्देश्य है उसको ध्यान रखिएगा। मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालनी है? स्पीड। अगर डिस्टेंस और स्पीड निकल जाए डीवी की, तो मैं अपना टाइम निकाल कर रख दूंगा और आप बड़े राजी राजी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं स्पीड का जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस तो मुझे पता है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस नहीं पता अब पता है ना? अच्छा एक्स एक्स। अच्छा, तो स्पीड भी किस में आनी चाहिए? वेरिएबल एक्स में ही आनी चाहिए स्पीड। किस में आनी चाहिए? एक्स में। भैया क्यों एक्स में क्यों आनी चाहिए? मैं बताता हूँ क्यों आनी चाहिए। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत सीधी बात है, समझना उसको, बिल्कुल हल्के मत लीजिए इस बात को। मुझे पता है कि डिस्टेंस ऑलरेडी मेरा किस में रखा हुआ है? एक्स में। अगर स्पीड भी अगर किसकी टर्म्स में आ जाए, एक्स के टर्म्स में आए, तो चांस है कि एक्स से एक्स क्या हो सकता है? ये लॉजिक। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डिस्टेंस मेरा ऑलरेडी किस में चल रहा है? एक्स में। मैं स्पीड को भी किस में लेके आऊं जानबूझ के? एक्स में। भैया स्पीड एक्स में कैसे आएगी? स्पीड कैसे आएगी पहले तो वही नहीं पता। आप कह रहे हो स्पीड भी किस में आए? एक्स में आए, ये तो पता नहीं कैसे आप करोगे, हमें तो नहीं पता। चलिए आइए बात करते हैं इस चीज पर। मुझे एक बात बताइए आपको, अच्छा स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम से, सही है। अच्छा कोई ऐसी जगह है जहां का टाइम आपको पता है? सीडी का पता है भैया। अब ये इसका डिस्टेंस किसमें है? और हम स्पीड निकाल भी लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना? वाई अपॉन में टाइम कितना? स्पीड किसमें निकल के आ गई? वाई अपॉन 6। मेरी क्या है? स्पीड है। किसी को इसमें इशू है तो बताइए मुझे। लेकिन इस स्पीड में एक प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये किसमें है? वाई में। जबकि ये कायदे से किसमें होनी चाहिए? तब हमारा क्वेश्चन फटाक दे से ना हो जाता। तब आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरीके से आप इस वाई को किसके टर्म्स में लिखवा दो? एक्स में। या फिर एक तरीका और भी है, आप एक्स को किस में लिखवा दो, उससे भी काम बन जाएगा आपका। मैं जो कह रहा हूँ बात समझ में आ रही है आपको? या फिर एक काम और भी है, आप एक्स और वाई दोनों को किस में लिखवा लो? एच में। किस में लिखवा दीजिए, उससे भी मामला बन जाएगा। मैं जो मतलब हमें सेम वेरिएबल चाहिए। हमें कैसे चाहिए? अब ये काम करवाने के लिए आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। यहां आएगा एप्लीकेशन। मतलब मुझे चाहिए था टाइम, मैंने पता लगा लिया टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस मेरे पास था एक्स, स्पीड मैंने चलो बोला फाइंड आउट करेंगे। स्पीड जब मैंने फाइंड आउट करी तो मैंने बोला टाइम चाहिए। टाइम मेरे को इसका पता था, तो मैंने टाइम का जब फॉर्मूला लगाया तो मेरी जो स्पीड बैठी वो वाई अपॉन एक्स बैठी। अब दिक्कत चल रही है इस फॉर्मूले में, दोनों में दिक्कत ये है कि उधर एक्स है और इधर क्या चल रहा है? अगर मान लो कल को मैं इसको इसकी जगह प्लेस कर भी दूं तो मेरा कुछ ऐसा आएगा आंसर। रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर भी पहुंच जाएगा, लेकिन कटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स में है दूसरा किस में है यार? हाँ दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये समझाना आ गया ना किसी को तो लगा लो तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको हर एक बारीकी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। नहीं तो मैं कर देता जैसे आपकी क्लास के टीचर, आपके स्कूल के टीचर करते हैं, और आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं। मारता तो मैं टेस्ट भी ले लेता, नंबर ही खुला जाता। पर मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? यहाँ तक समझ में आई? एक प्रॉब्लम चल रही है कि वाई और एक्स का खेल चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों ट्राइंगलों में जाता हूँ, छोटे वाले में और बड़े वाले में। अब आप बताइए छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप जाएंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, और उससे इक्वेशन बनाऊंगा मैं, और इन ट्राइंगल ए बी सी, और इन इक्वेशनों के महत्व को समझूंगा। एडीबी में बताओ भाई 1060 से इक्वेशन क्या बनेगी? एच अपॉन में एक्स। 1060 की वैल्यू सही है, और 10, कोई दिक्कत नहीं है उसको बिल्कुल। और 1030 कितना हो जाएगा? एच अपॉन में एक्स प्लस वाई। 1030 की वैल्यू एच अपॉन में, तो कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई इक्वल टू में √3h। मैं एक इक्वेशन तो ये ले आया, एक इक्वेशन मेरे पास अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं लोग। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ? एक्स √3x इक्वल टू में
मेरे पास दो इक्वेशन है दोनों ट्रायंगल में जाके। अगर मैं इस केस में h को अकेला करूं तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में। मुझे एक बात बताओ, ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये लिख सकते हो √3x किसके बराबर है, दोनों को मैंने किसके इक्वल कर दिया, h के। तो दोनों h आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने उनकी दोनों वैल्यूज को इक्वल करा दिया। और जब मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वल कराया तो मेरे पास एक अलग ही इक्वेशन आई कुछ ऐसी, लेकिन ये इक्वेशन किसकी है, x और y की। तो इस इक्वेशन से आप x को किस में कन्वर्ट कर सकते हो और y को किस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया, 3x इक्वल टू में x प्लस, जब मैंने x को उधर भेजा तो मेरे पास कुछ ऐसा आया, और मुझे पता चला कि मैं y को क्या लिख सकता हूँ, बस अपना काम तो बन गया। ये था आपके पास 6x तो था ही, है ना, आपके पास x भी था, आपके पास 6 भी था, और आपको पता भी चल गया y को आप क्या लिख सकते हो, x से x आपने क्या कर दिया कैंसिल, 2 से काट दिया यहाँ 3। भैया ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे, करेंगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको जो सेटअप बनाना है वो ये है कि सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगलों में पहुंच जाइए। ट्रायंगलों में पहुंचने के बाद आप दोनों में क्या निकाल दीजिएगा, h, दोनों एचओ को आपस में क्या करवा दीजिएगा, इक्वल। उससे आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि y की जगह आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। हाँ स्टार्टिंग यहीं से कर दीजिएगा, मतलब ये इक्वेशन को पहले ही निकाल देना। फिर क्या करिएगा, फिर इस बात को लिखिएगा, फिर उसके बाद बनाइएगा अपनी स्पीड। क्या बनाइएगा, स्पीड। स्पीड के लिए आप फॉर्मूला लगाइएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां का टाइम आपको पता है उसकी बात करिएगा। फिर आप जब लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस कितना है, y अपॉन में 6। y यहीं पे प्लेस कर दिए क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं कि y कितना है 2x, तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा y इक्वल टू में कितना लिख दीजिएगा 2x अपॉन में 6, 2 से कट कर दीजिएगा यहाँ 3, तो आपका स्पीड निकल के आ जाएगा x अपॉन में, ये रही स्पीड। और फिर अपने इस डिस्टेंस में बन जाएगा, क्योंकि अब तो टाइम निकालना था ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, घुमा दीजिएगा इसको, x से x कैंसिल, हेंस टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकंड। मतलब पहले आपको दोनों ट्रायंगलों में जाकर h को इक्वल कराना है, उससे आपके पास प्रॉपर x और y को कन्वर्ट करने की इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको निकालनी है स्पीड, क्योंकि टाइम निकालने के लिए स्पीड चाहिए होगी। हाँ स्पीड, आपको स्पीड उसकी निकालनी है जिसका टाइम आपको पता है, क्योंकि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम की पता होनी चाहिए ना वैल्यू, टाइम 6 सेकंड है आपके पास, लेकिन किसका है, सीडी का। उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, y की ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है कितनी 2x, 2x अपॉन में 6 लिख जाएगा। आप कटिंग करोगे x अपॉन 3 आ जाएगी आपकी क्या स्पीड। जब स्पीड निकल कर आ जाएगी, इस स्पीड का आप यूज करिएगा अपने इस वाले को टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास x है, स्पीड आपकी x अपॉन 3 है, आप रेसिप्रोकल करेंगे x कट जाएगा, टाइम में जाएगा आपके पास 3, हेंस टाइम लिख दीजिएगा 3 सेकंड। ठीक, करके लाइएगा जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे आज। 15 स्टार्ट। हाँ जी, साइन करा के